आप हमारे साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट हेड ऑफ रिसर्च इन द इंडस्ट्री गौतम दुग्गड़ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। गौतम, गुड मॉर्निंग। गौतम, आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? आप तो यू आर अ नंबर्स मैन, राइट? तो वैल्यूएशंस आप देखते हैं बहुत क्लोजली, और 4-5 स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद एक ये व्यू निकल के आया इस क्वार्टर के एंड में कि 22 और 23 के जो फाइनल नंबर्स हैं वो अपग्रेड नहीं हुए, कुछ लोगों ने तो थोड़े से ट्रिम किए। आपने खुद किस तरह से एनालाइज किया नेट नंबर इस क्वार्टर के बाद फुल ईयर का? ये क्वार्टर के नतीजे जो थे कॉर्पोरेट काफी अच्छे थे। थोड़ा सा बीट था कमोडिटीज के वजह से, मेटल्स एंड ऑयल एंड गैस। बाकी अदर सेक्टर्स अगर आप देखते हैं मेटल्स कमोडिटीज को हटा के, तो ग्रोथ जो था प्रॉफिट में वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इनलाइन ही था। जहां तक के फुल ईयर के अर्निंग्स एस्टिमेट्स का बात है, वहां हमने कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवीजन नहीं देखा है पिछले 2 क्वार्टर से। अभी हमारे एस्टिमेट्स अभी भी 730 रुपए के आसपास है फॉर FY22, और 2023 के लिए 875 के आसपास है। बहुत टाइम बाद ऐसे देखने में आ रहा है कि जो एस्टिमेट्स आपने साल के शुरू में बनाए हैं वो अभी तक डाउनग्रेड नहीं हुए। पिछले 7-8 साल की अगर आप बात देखोगे, तो जब आप अप्रैल में एस्टिमेट्स बनाते हो 15-16% ग्रोथ से चालू करते थे हम, और बाय द टाइम मार्च आता था वो 15-16% का ग्रोथ 4% हो जाता था। 2021 में उल्टा हुआ, हमें ग्रोथ एस्टिमेट्स अपवर्ड रिवाइज करने पड़े। ये पहली बार हुआ 8-9 साल के बाद। और 2022 में अभी तक हमने कोई चेंज नहीं देखा एस्टिमेट्स में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, क्योंकि पिछले 4-5 महीने में हमने देखा है कि इन्फ्लेशन, ये सारे रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसलिए कई सेक्टर्स में डाउनग्रेड्स भी आए हैं, जैसे ऑटो है, कंज्यूमर है, थोड़ा बहुत सीमेंट में हमने डाउनग्रेड देखा, कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखा। लेकिन ये जितने भी डाउनग्रेड्स आए हैं उन सब का जो मेटल्स एंड ऑयल एंड गैस में अपग्रेड्स आया है उससे पूरा एडजस्ट हो गया है। इसलिए आपने नेट नेट एग्रीगेट लेवल पे कोई भी चेंज नहीं देखा एस्टिमेट्स में, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अदरवाइज इतने बड़े इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में अर्निंग्स डाउनग्रेड होना क्वाइट नेचुरल है, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। वी आर स्टिल एट 730 एंड 873 रुपीज 2022 और 2023 के लिए, जो कि 35 और लगभग लगभग 19% का ग्रोथ है। और पिछले साल हमने 15% का ग्रोथ देखा 2021 में। मान लो अगर ये ग्रोथ डिलीवर होता है 35% 2022 में और लगभग 19% 2023 में, तो इसका मतलब ये होगा कि कॉर्पोरेट इंडिया के अर्निंग्स 3 साल तक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट में ग्रो हुए हैं। 2021 में 15% और अभी 35 और 19%। ये 15% ग्रोथ ही सबसे ज्यादा ग्रोथ था पिछले 11 साल का। पहली बार हमने डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ देखा 2021 में, आफ्टर लाइक 8 और 9 ईयर्स। तो ये दर्शाता है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जो साइकिल था, जो बहुत डाउन था 2012 से लेके 2020 तक, वो अभी रिवाइव हुआ है। अलग अलग सेक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो वाजिब है कि वैल्यूएशंस आपके थोड़े से महंगे रहेंगे, क्योंकि अर्निंग्स में बहुत ज्यादा करंट है। और इसलिए अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स देखते हो मार्केट का 2023 पे, तो हम लगभग लगभग 21 टाइम के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि ना बहुत ज्यादा महंगा है ना बहुत ज्यादा सस्ता है। इट्स समवेयर इन दैट फेयर वैल्यूएशन बैंड। सो इन्वेस्टर्स को अभी बॉटम्स अप ज्यादा ध्यान देना होगा, टॉप डाउन से बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं निकलेगा अभी। गौतम, देखिए स्क्रीन पे हमने एक ये भी बात देखी है कि कौन कौन सी एजेंसीज ने, गोल्डमैन सैक्स, SBI रिसर्च और भी बहुत सारे एजेंसीज ने लास्ट 15 से 20 दिनों में FY22 की ग्रोथ रेट का एस्टिमेट को बढ़ाया है। तो आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या? क्योंकि यू आर सिटिंग इन अ वेरी यूनिक पोजीशन। आप इतनी बड़े यूनिवर्स ऑफ कंपनीज से बात करते हैं, आपकी एक मैक्रो टीम तो है ही ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल पे, लेकिन आपको पल्स रहता है कि रियल इकोनॉमी में कंपनीज किस तरह का फीडबैक दे रही हैं, ग्रोथ विजिबिलिटी का, मार्जिन प्रेशर्स का। तो आप इकोनॉमी में बॉयंट है नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स? देखिए, अभी पिछले 3-4 महीने से जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जिसे कहा जाता है, चाहे आप जीएसटी कलेक्शन ले लीजिए या इनवॉइस बिल जो होते हैं, पावर डिमांड है, ऑटो फ्यूल डिमांड है, ये सारे इंडिकेटर्स अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहे हैं।
जहां पे हमने काफी रिकवरी देखा है सेकंड कोविड वेव के बाद, जुलाई के बाद, और वो मंथ ऑन मंथ काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, राइट? तो क्लियरली एक चीज सामने उभर के आ रही है, वो ये है कि डिमांड रिकवरी हो रहा है इकोनॉमी में आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। 15 महीने कोविड में डिमांड काफी ऊपर नीचे हुआ था, अब पिछले 4 महीने से डिमांड एक तरह से वापिस आ रहा है, राइट? दूसरा, हमने फेस्टिव सीजन में देखा, अगर आप ऑटो को बाजू में रखते हैं कुछ टाइम के लिए, तो बाकी सेक्टर्स में काफी अच्छा फीडबैक मिला है फेस्टिव सीजन का। चाहे आप ज्वेलरी ले लो, अपैरल ले लो, फिर आपने कई सारी ऐसी तस्वीरें देखी होगी कि एयरपोर्ट पे लोग बहुत ज्यादा भीड़ था। अभी अक्टूबर का पीएलएफ डेटा आया है, सॉरी जो इंटेंसिटी होता है अलग अलग एयरलाइंस का, उसमें भी सितंबर से अक्टूबर में काफी इंप्रूवमेंट आया है। सो अलग अलग सेक्टर्स के जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट्स होते हैं, पिछले 3-4 महीने में एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, और इसी वजह से आप अलग अलग पब्लिकेशंस के जीडीपी जो दर होती है ग्रोथ, उसका अपवर्ड रिवीजन देख रहे हैं। अगर ये मोमेंटम कायम रहता है, मान लीजिए हमें कोविड अब वापस नहीं आता है, थर्ड वेव टचवुड नहीं आना चाहिए, तो जो एक अर्निंग्स रिकवरी दिख रहा है, एक डिमांड रिकवरी दिख रहा है मैक्रो लेवल पे, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होता जाएगा और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। और चूंकि 15-16 महीने कोई ज्यादा स्पेंडिंग नहीं हुई है, सब लोग घर में थे, तो वो एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को बढ़ावा मिल सकता है। चाहे आप उसको रेस्टोरेंट्स के हिसाब से देखिए, एयरलाइन के हिसाब से देखिए, ट्रैवल टूरिज्म, ज्वेलरी, ड्यूरेबल्स, सो काफी सारे सेक्टर्स में एक तेजी देखने मिल सकती है। दूसरा, हमने देखा है कि पिछले 6-7 महीने से जो रियल एस्टेट का भी डेटा है टॉप 7-8 सिटीज का, उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, चाहे आप बॉम्बे ले लीजिए या बाकी जो मेट्रोज है। और रियल एस्टेट हमेशा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है दूसरे सेक्टर्स के लिए और जॉब जनरेशन के लिए। सो एक काफी अच्छा माहौल है अभी मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पे। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आपको अर्निंग्स जो ग्रोथ का एस्टिमेट है उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखते रहेगा आगे भी, और मार्केट फिर उसको डिस्काउंट करता रहेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। एग्जैक्टली ऐसा ही चीज 2003 से 8 में हुआ था, जब पहले 1-2 साल के साइकिल में जब अर्निंग्स पिकअप हुआ था आफ्टर अर्निंग्स रिमेनिंग फ्लैट फॉर ऑलमोस्ट 6 ईयर। 1997 से 2003 तक अर्निंग्स कहीं नहीं गई थी। 2004 में पहली बार आपने अर्निंग्स ग्रोथ देखा था, जो 2008 तक कंटिन्यू हुआ था। 25% का सीएजीआर अर्निंग्स मिला था 2003 से 2008 के बीच में निफ्टी और सेंसेक्स में। तो 2004-5 से ही वैल्यूएशंस महंगे लगने चालू हो गए थे, लेकिन चूंकि अर्निंग्स आती गई तो मार्केट उसको डिस्काउंट करता गया, और जब आप 3 साल पीछे मुड़ के देखें तो आपको तब लगा कि नहीं, अर्निंग्स आती रही इसलिए वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे नहीं थे हाइंडसाइट में। हो सकता है हम अभी फिर से उस साइकिल में हो। ऑफ कोर्स 25% ग्रोथ इस बेस पे आना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर मार्केट 16, 17, 18% के रेंज में भी अर्निंग्स कंपाउंड करता है तो फिर वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा यहां से घटने के चांसेस कम लगते हैं मुझे। वेरी वेल पुट गौतम, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। आपने जिस तरह से अच्छे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की, अगर हम एफआईज के डेटा पर भी आपसे एक व्यू जानना चाहें, क्योंकि अभी एक कॉज पर कंसर्न दिख रहा है कि एफआईज लगातार जो बिकवाली कर रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं, क्या ये सेल ऑफ आगे जारी रहेगा? क्या इंडियन मार्केट से पैसा निकलकर उन मार्केट्स में जा रहा है जिनकी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले है पिछले कुछ महीनों में? क्योंकि वी वर क्लियरली परफॉर्मिंग, वी वर आउट परफॉर्मिंग द अदर इंडाइसेस, अदर मार्केट्स। तो क्या उस केस में एफआईज क्या यहाँ से पैसा निकालकर कहीं और पार्क करना चाह रहे हैं, या फिर एक रूटीन एक्सरसाइज है, नवंबर एंड है, आगे ईयर एंड है, और इस वक्त पर जनरली एफआईज का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है? व्हाट इज योर व्यू? देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट्स है। पहली बात तो यह है कि इंडिया का इस साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। हम लोग आई थिंक कैलेंडर ईयर 2021 में अभी तक 25 या 26% का रिटर्न आ चुका है, राइट? जबकि बाकी इमर्जिंग मार्केट्स का रिटर्न इतना अच्छा नहीं है। हम लोग अमंग्स द टॉप परफॉर्मिंग मार्केट्स है, और हमारे वैल्यूएशंस भी जैसे कि अभी मैं बता रहा था थोड़े एक्सपेंसिव है, जो हमेशा से एक्सपेंसिव ही रहे हैं, राइट? इंडिया का अगर आप प्रीमियम देखते हैं वैल्यूएशन पे 10 साल का एवरेज वर्सेस इमर्जिंग मार्केट एमएससीआई, नॉर्मली 50 से 45 के बीच होता है, अभी वो 80 से 90% के बीच में चला गया है। सो क्वाइट नेचुरल है कि सम पैसे का मूवमेंट होगा। इंडिया जहां पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और बाकी मार्केट जहां पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा लैकलस्टर रहा है, सम इंस्टीट्यूशंस विल डेफिनेटली मूव अराउंड सम मनी हियर एंड देयर, राइट? सेकेंड, जैसे कि आपने कहा कि नवंबर दिसंबर है जहां पे एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाता है, पीपल ट्राई टू क्लोज देयर बुक्स, जबकि पूरे साल का रिटर्न इतना अच्छा रहा है तो एक्स्ट्रा रिस्क लेने का उनको जरूरत नहीं लगता है, तो वो एंगल से भी थोड़ा सा पैसे में मूवमेंट हो सकता है।
तो फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी चीजें थोड़ा सा नॉइज होती है शॉर्ट टर्म में। अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स, राइट। हमने देखा कि 2010 से 2020 में इंडिया का कॉर्पोरेट अर्निंग्स का ग्रोथ कंपाउंडिंग केवल 6.5% था, राइट। और निफ्टी का रिटर्न भी उस 2010 से पीरियड के बीच में 20 के पीरियड के बीच में 8.5% ही था। तो मोर और लेस कॉर्पोरेट अर्निंग्स के साथ हमने मार्केट का रिटर्न्स कन्वर्ज होते हुए देखा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। अब जबकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव हो रही है तो मार्केट का रिटर्न भी आप देख रहे हो पिछले 1.5 साल से काफी इंप्रूव हो चुका है। सो वो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में ये सारे नॉइज आते रहेंगे कि किसने पैसा निकाला, किसने पैसा डाला, दूसरे मार्केट्स में क्या हो रहा है, ग्लोबल न्यूज क्या है। ये सारी चीजें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं करती है आपके रिटर्न्स पे। गौतम, आइए कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं। क्लियरली सिक्लिकल्स जो हैं वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होंगे अर्निंग्स डेल्टा में, नेक्स्ट 1 साल की बात करें या नेक्स्ट 2 साल की बात करें। लेकिन काफ़ी हद तक इट अपीयर्स दैट पॉजिटिविटी इज इन द प्राइस। बियॉन्ड दैट, जहाँ पे अभी भी डिनाइल है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल्स की कोई पॉकेट्स हों, वहाँ आपकी रिसर्च क्या बताती है कि डेटा के हिसाब से इंडिकेट हो रहा है बिग अर्निंग रिवाइवल, लेकिन प्राइस एक्शन है नहीं और इंस्टीट्यूशन फेथ भी नहीं है उस सेक्टर में। ऐसा कुछ शेयर कर सकते हैं? नहीं, इंस्टीट्यूशन फेथ तो बहुत ज्यादा है उस सेक्टर में, क्योंकि सबके पास फाइनेंशियल्स कम से कम 35 से 40% के रेंज में ओन करते हैं, क्योंकि इंडेक्स में ही वेट उसका 37% है। 2 साल पहले इंडेक्स में फाइनेंशियल्स का वेट 42% था। और अर्निंग्स जो है फाइनेंशियल्स की काफी स्ट्रांग रही है। अगर आप निफ्टी के 10 फाइनेंशियल कंपनीज उठा के देखें और उनका अगर आप अर्निंग्स ऐड करें तो 2018 में उनका अर्निंग्स लगभग 45,000 करोड़ था, राइट, जो 2021 में बढ़ के 1,11,000 करोड़ हो गया है। इस साल हमारा अनुमान है कि 1,54,000 करोड़ रहेगा, या आप मान लीजिए 1.5 लाख करोड़ के आसपास रहेगा। और 2023 में हमारा प्रोजेक्शन है 1,95,000 करोड़ के आसपास। तो अर्निंग्स पिछले 3 साल में ऑलरेडी बॉटम से 3 गुना बढ़ चुकी है फाइनेंशियल्स की, और यहां से भी अगले 2 साल में 30% बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है। प्रॉब्लम ये है वहां पे कि दिस इज अ स्लाइटली ओवर ओन्ड सेक्टर। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फाइनेंशियल्स बैरिंग 1 और 2 फंड्स। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि इंक्रीमेंटल पोजीशन ऐड करने के लिए पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा जगह नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि सिक्लिकल्स में बहुत ज्यादा रिवाइवल हमने देखा है पिछले 1.5 साल में। आपको याद होगा मेटल्स स्टॉक 7-8 साल कुछ नहीं किए थे, राइट, मेटल्स के अर्निंग्स भी कहीं नहीं गए थे, और सडनली इन द लास्ट 2 years मेटल स्टॉक्स हैव गॉन अप 4 या 5 गुना। उनका प्रॉफिट भी जो 2 साल पहले 7,000 करोड़ था वो बढ़ के 70,000 करोड़ हो गया। ऑफ कोर्स 7,000 करोड़ वाज द एब्सोल्यूट बॉटम। अभी अंडर ओन्ड सेक्टर था, और इतना ज्यादा जब रिवाइवल हुआ है अंडरलाइन कमोडिटी प्राइसेस में और मेटल्स कंपनीज के अर्निंग्स में, तो सबने अपने पोर्टफोलियो में वो शिफ्ट की। 2020 के बिगिनिंग में हमने देखा यही शिफ्ट फार्मा में होते हुए। 2021 में अब हम देख रहे हैं केमिकल्स में, रियल एस्टेट में। तो सेक्टर रोटेशन बहुत हुआ है पिछले 1.5 सालों में। अगर आप एक सेक्टर लेके बैठे रहे तो आपका पोर्टफोलियो का अंडर परफॉर्मेंस आएगा वर्सेस निफ्टी। बट आपने देखा पिछले 8 क्वार्टर का अगर आप डेटा निकाल के देखोगे, कोई भी इंडेक्स आप ले लीजिए, BSE 200, 500, NSE 500, और उसको सेक्टर में डिवाइड कर लीजिए, हर क्वार्टर में 3 अलग सेक्टर टॉप 3 में थे और 3 अलग सेक्टर बॉटम 3 में थे। सो सेक्टर रोटेशन काफी हुआ है। आज के तारीख में अगर आप देखते हैं सारे मेन स्ट्रीट सेक्टर्स में, मुझे फाइनेंशियल सबसे ज्यादा सेंसिबली वैल्यूड लगता है, और जहां सबसे अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ प्रोजेक्शंस का भी अनुमान है। सो हम इन्वेस्टर्स को एडवाइस कर रहे हैं कि ये सेक्टर ओवरवेट पोजीशन में रहना चाहिए। इसके अलावा हमें आईटी बहुत अच्छा लगता है पिछले 2 साल से, जो हमारे खुद के मॉडल पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा ओवरवेट स्टांस आईटी का है। 300 बेसिस पॉइंट हमने ओवरवेट स्टांस रखा है आईटी पे पिछले 2 साल से, और वहां पे भी अर्निंग्स काफी अच्छी है, कंपनीज की कमेंट्री बहुत अच्छी है। सो ये 2 सेक्टर हमारे सबसे बड़े ओवरवेट पोजीशन वाले सेक्टर्स हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। इसके अलावा फिर कंज्यूमर ओवरवेट है, मेटल्स और सीमेंट ओवरवेट है। सो हमको बेसिकली, जस्ट टू कट शॉर्ट आपका जो क्वेश्चन था, फाइनेंशियल्स में हमको काफी पॉजिटिव आउटलुक है, जहां अर्निंग्स भी है और वैल्यूएशंस पिछले 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद लार्ज कैप्स में हमारा बायस लार्ज कैप की तरफ ज्यादा है फाइनेंशियल्स में, चाहे बैंक्स हो या एनबीएफसी हो और नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स हो। तो वहां पे अर्निंग्स बहुत सेंसिबल हो गई है अभी पिछले 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद। ऑलराइट, साथ ही गौतम, हम आपसे
एक व्यू जानना चाहेंगे, जो न्यूली लिस्टेड आईपीओज हैं, इस स्पेस को आप कैसे देखते हैं? एक व्यू ये भी निकल के आता है कि चाहे आप पेटीएम की बात करें, हालांकि 40% का हमने जो डेंट देखा था वो कई हद तक बॉट भी हो गया है, लेकिन आप अगर पेटीएम की बात करें, आप जोमैटो की बात करें, पॉलिसी बाजार की बात करें, एक व्यू ये भी होता है फंड हाउसेस की तरफ से कि दीज आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, जब तक ये प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते तब तक हम इनमें बाइंग नहीं करना चाहेंगे। व्हाट इज योर व्यू? आपको ये बिजनेस के लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से कैसे दिखते हैं? देखिए, इन्वेस्टर्स को अपने रिस्क एपेटाइट का ध्यान रखना होगा इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, बिकॉज ये बिजनेसेस बहुत वोलेटाइल रहेंगे स्टॉक मार्केट में, पब्लिक मार्केट्स में, क्योंकि इनका वैल्यूएशन करने का हर एक इंसान का तरीका अलग रहेगा, बिकॉज प्रॉफिट्स नहीं बन रहे हैं। तो कोई इन्हें प्राइस टू सेल्स पे वैल्यू करेगा, कोई एबिटा पे करेगा, कोई मेट्रिक पे करेगा। सो इसमें वोलेटिलिटी बहुत रहेगा आगे भी। एक चीज बहुत क्लियर है कि लॉट ऑफ दिस बिजनेसेस आर वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग बिजनेस है ये अपने अपने फील्ड में, अपने अपने डोमेन में लीडरशिप पोजीशन पे है। चाहे आप जोमैटो ले लो, चाहे आप नाइका ले लो, या पॉलिसी बाजार या पेटीएम ले लो, सब अपने अपने फील्ड में काफी लीडरशिप मार्केट शेयर अटेन कर चुके हैं। इनका प्रॉफिट कब आएगा ये कह पाना बहुत डिफिकल्ट है। मैनेजमेंट देमसेल्व्स आर नॉट वेरी क्लियर कि ये 2024 में आएगा, 25 में आएगा या 2030 में आएगा। सो इन बिजनेसेस में उन्हीं इन्वेस्टर्स को हाथ डालना चाहिए जिनके पास पहला लॉन्ग टर्म आउटलुक है, जिनको 6 महीना 3 महीना का ट्रेडिंग करना है, उनके लिए मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स कंड्यूसिव नहीं रहेंगे। जिनका आउटलुक 3 साल 5 साल 10 साल का है, उन्होंने इन बिजनेसेस की तरफ देखना चाहिए। दूसरा, जब आप खरीदते हो तो थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें रहना बहुत जरूरी है, जो कि हमने देखा कुछ स्टॉक्स जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुए काफी डाउन टिक आया है उन स्टॉक्स में। सो वैल्यूएशंस इन बिजनेसेस में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और जब आप एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे एंट्री करते हो तो आपका रिटर्न बनने के लिए आपको टाइम ज्यादा लगता है, राइट? जो हमने पास्ट में भी देखा, अगर आप देखते हो कि 2000 के टेक बूम में जब टीएमटी बुल रन चला था नैस्डैक पे, इंडिया के सारे आईटी कंपनीज 100, 150, 200 के पीस पे होते थे उस टाइम पे। उसमें से काफी सारे कंपनीज आज नदारद है, वो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। बट जो टॉप नॉच कंपनीज है वो आज भी मौजूद है, बट उनका रिटर्न उस पीरियड में, अगर आप 2000 में स्टॉक खरीदते थे तो अगला 5 साल जबकि अर्निंग्स ग्रोथ 40-40, 50-50% कंपाउंड हुआ था, बट फिर भी आपके स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था, नेगेटिव रिटर्न्स दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव थे। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए लॉस मेकिंग बिजनेसेस खरीदते वक्त, स्पेशली जब आप उसको बहुत बड़े मार्केट कैप पे खरीद रहे हैं। राइट। सो एंड ऑफ कोर्स दिस इज मेंट फॉर ब्रेव हार्ट इन्वेस्टर्स, नॉट फॉर ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। राइट गौतम, कैपिटल गुड्स और कैपेक्स थीम को थोड़ा सा और आपसे समझते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेस है, इसमें लार्ज इंजीनियरिंग कंपनीज हैं और इसमें मिड साइज बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोवाइडर्स भी हैं। तो जब आप कैपिटल गुड्स को एनालाइज करते हैं या उनके मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, कौन सी कैटेगरीज विद इन दैट आपको दिखती हैं जो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के हिसाब से प्ले कर सकते हैं या आपके यूनिवर्स में भी हो, आपके मॉडल पोर्टफोलियो में, कि अगर इकोनॉमिक एक्सपेंशन इज फॉर रियल, यहाँ तो अर्निंग बूस्ट आएंगे ही? देखिए, इसमें 2 तरीके से देखना चाहिए। ये कैपेक्स रिवाइवल का चीज हम काफी दिनों से सुन रहे हैं, 2017 से हम सुन रहे हैं इसको, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इसका एक सिंपल रीजन ये है कि इकोनॉमी में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 70-72% के बीच में है। जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75-80% के रेंज में नहीं जाएगा, बहुत बड़ा कैपेक्स आपको होते हुए दिखेगा नहीं, राइट? दूसरा चीज जो है इसमें काउंटर पॉइंट, वो ये है कि जो बड़े बड़े कंपनीज है जो कैपेक्स करने का, जिनके बैलेंस शीट में कैपेबिलिटी है, चाहे मेटल्स हो या सीमेंट है, ये दोनों सेक्टर्स के बड़े कंपनीज अभी भी डीलेवरेजिंग कर रहे हैं अपने बैलेंस शीट में, राइट? डेट कम कर रहे हैं, चाहे टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, जेएसपीएल हो या अल्ट्राटेक हो, और भी कई सारे कंपनीज हैं इन सेक्टर्स में जिनमें पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे से डीलेवरेजिंग हो रहा है। सो एक तरफ से अगर आप बैलेंस शीट से डेट हटा रहे हो तो साइमल्टेनियसली बहुत बड़ा कैपेक्स करने का मुझे उसमें लॉजिक नहीं दिखता इन कंपनीज का, राइट? सो आई एम इन द कैंप कि प्राइवेट कैपेक्स रिवाइवल विल हैपन बट नॉट इन द इमीडिएट टर्म। मेरा व्यू है कि ये 2023 या 24 का स्टोरी है, राइट? दूसरा, जहां तक स्टॉक्स की बात है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में कैपेक्स के लिए हमारे पास एक बड़ा एलोकेशन एलएनटी के लिए है। हमने अभी भी कोई भी मिड कैप कैपिटल गुड कंपनी मॉडल पोर्टफोलियो में नहीं रखा है।
मैं कैपेक्स को एक इनडायरेक्ट तरीके से खेल रहा हूं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, जो कि थ्रू सीमेंट है, राइट। सीमेंट आपको सब जगह लगेगा, हाउसिंग रिवाइवल में लगेगा, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में लगेगा, अगर आप प्राइवेट कैपेक्स भी करते हैं, रोड बनाते हैं, हर चीज में सीमेंट का यूज होगा। और सीमेंट बैलेंस शीट्स आर वेरी लाइट नाउ, राइट, एंड देयरफॉर द रिलेटिवली ज्यादा कंफर्ट मुझे सीमेंट में कैपेक्स खेलने के लिए कंपेयर टू से योर ईपीसी और मिड कैप कैपिटल गुड्स कंपनी। उनका आई एम श्योर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो भी काफी उनके अर्निंग्स में भी काफी उछाल दिखेगा, बट मुझे वो 2023-24 का स्टोरी लगता है, ना कि अभी का। इसलिए हमने अभी सिर्फ एलएनटी रखा है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो। ऑलराइट, तो गौतम, कई सारे सेक्टर्स पे आपसे बात हुई, लेकिन आपसे एक और व्यू जानना चाहेंगे ऑटो स्पेस पे। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि ऑटो स्पेस, क्योंकि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज एक बड़ा ट्रिगर रहा जिसके कारण इस सेक्टर ने अंडर परफॉर्मेंस देखी थी, लग रहा था शायद ये सेक्टर रिवाइव हो पाएगा, लेकिन अभी भी इट लुक्स लाइक स्ट्रगलिंग। व्हाट इज योर व्यू? ऑटोज में हम देख रहे हैं पिछले 4 साल से डाउन साइकिल में है। जैसे मैंने आपको बीएफएसआई का प्रॉफिट्स बताया निफ्टी कंपनीज का, अगर आप ऑटो कंपनीज का भी प्रॉफिट्स देखते हैं निफ्टी में, तो 2018 में वो पीक हो गया था लगभग 30,000 करोड़ पे। वहां से वो गिर के 10,000 करोड़ हो गया था 2020 में, और 2020 से 21 में वो 17,000 करोड़ हुआ है, और 2022 में भी 17,000 करोड़ रहने का एक्सपेक्टेशन है। तो 4 साल में प्रॉफिट उसका डाउन है ऑलमोस्ट 40%, राइट। अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि 2023 में ये 18,000 करोड़ का प्रॉफिट 40,000 करोड़ हो जाएगा। अभी ऑटो कंपनीज जो होते हैं निफ्टी में, उसमें सबसे बड़ा डेल्टा होता है टाटा मोटर्स का, क्योंकि बड़ा बैलेंस शीट है एंड ग्लोबल कंपनी है, एंड काफी सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो वो प्रॉफिट टू लॉस, लॉस टू प्रॉफिट बहुत स्विंग होता है, एंड देयरफॉर उसका इंपैक्ट एग्रीगेट प्रॉफिट्स पे बहुत ज्यादा होता है। बट ओवरऑल अभी भी हमने देखा है कि ऑटो कंपनीज के जो मंथली नंबर्स है उसमें अभी भी बहुत ज्यादा रिवाइवल नहीं दिख रहा है, राइट। फेस्टिव सीजन भी अगर आप देखें कमेंट्री ऑटो कंपनीज का, तो फेस्टिव सीजन काफी ठंडा रहा है ऑटो कंपनीज के लिए, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर। रीजन कुछ भी हो सकता है कि सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने से प्राइसेस बढ़ी है, सो डिमांड थोड़ा सा पीछे आया है। मुझे लगता है कि ऑटो कंपनीज के लिए काफी अगला 3-4 महीना बहुत वोलेटाइल रहेगा मंथली नंबर्स के हिसाब से, एंड स्टॉक्स विल रिएक्ट टू मंथली नंबर्स। अगर उसमें दिखता है कि मंथली नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं और सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का प्रॉब्लम पीछे जा रहा है, तो स्टॉक कैन इजीली गिव अ बिग ट्रेडिंग पास। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ सिक्लिकल सेक्टर, और स्टॉक्स बिल्कुल चले नहीं है। मारुति का दाम 2018 जनवरी में 10,000 हुआ करता था, आज 7,500 का भाव है, जबकि निफ्टी वहां से कहीं आगे आ चुका है। सो इसमें रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है ऑटो में पिछले 2-3 साल का। सो मोमेंट यू सी सम रिवाइवल हैपनिंग इन डिमांड एंड सप्लाई, काफी बड़ा ट्रेडिंग बाउंस आने का इसमें चांस है। वैल्यूएशंस इसमें आपके फेवर में, जो कि बाकी सेक्टर्स में कंज्यूमर हो या केमिकल्स हो या और बाकी जो सेक्टर्स है उसमें आपके फेवर में नहीं है। राइट गौतम, लास्ट क्वेश्चन, आप रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे प्ले कर रहे हैं? रियल एस्टेट सर्विस प्रोवाइडर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, या रियल एस्टेट कंपनी डायरेक्टली? सीमेंट आपने थोड़ा बहुत बताया, या स्ट्रक्चर एपीएल अपोलो टाइप कंपनीज, या कुछ और जो स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है या इनपुट्स प्रोवाइड करती है रियल एस्टेट के? सो अभी हमारा रियल एस्टेट पे कवरेज विद रेटिंग नहीं है। सो हमारा जो व्यू है रियल एस्टेट पे एज अ सेक्टर बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं अलग अलग सिटीज के, एंड इवन अनलिस्टेड रीजनल बिल्डर से जब आप बात करते हैं तो यू कैन सी कि देयर इज अ इंप्रूवमेंट इन डिमांड। इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट बॉटम पे 6.5% पे आपको होम लोन मिल रहा है, और अफोर्डेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ा है पिछले 4-5 साल में, क्योंकि रियल एस्टेट के दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, जबकि लोगों का सैलरी लेवल्स बढ़ा। एंड पैंडेमिक ने लोगों को एक इंपॉर्टेंस दिखाया है बड़े घर का या खुद का घर होने का, तो देयर इज अ जनरल सेंटिमेंट ऑफ बाइंग अ होम। हम अभी इसको थोड़ा इनडायरेक्टली प्ले कर रहे हैं। एक तो सीमेंट, जहां पे हमारा 4% वेट है मॉडल पोर्टफोलियो में, विच इज लाइक ऑलमोस्ट अ डबल ओवरवेट। दूसरा मिड कैप्स है, एपीएल अपोलो आपने एक नाम का है। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो ड्यूरेबल्स है, जैसे वर्लपूल काफी अंडर परफॉर्म किया है पिछले 2-3 साल में, एंड अ लीडर इन इट्स ओन सेगमेंट्स। एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, दिस हैव बीन आवर ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म फेवरेट्स फॉर लास्ट 5-6 years नाउ। तो वो सेकेंड ऑर्डर बेनिफिशियरीज है रियल एस्टेट रिवाइवल के, क्योंकि जब घर बनेगा उसमें आप पेंट करोगे, वाटर प्रूफिंग करोगे, फर्नीचर में एडिजिव्स का जरूरत पड़ेगा,
तो ये स्लाइटली मोर स्टेबल कंपनीज है विद अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड एंड अ वेरी गुड मैनेजमेंट क्वालिटी. सो वो एक बास्केट जो है वो हमको काफी पसंद है. सो दिस इज हाउ वी आर प्लेइंग द रियल एस्टेट राइट नाउ. All right. Thank you so much, Gautav, for giving us time and sharing your valuable picks and analysis with us. आपने इतने सारे सेक्टर्स पर हमसे बात की. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. और इसी के साथ